दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, बहुत बहुत स्वागत है। आज वैसे सदी के महानायक माने जाने वाले एक बड़े कलाकार हैं अमिताभ बच्चन साहब। उनका जन्मदिन है तो उनको बधाई दे दें। साथ में रतन टाटा जैसे इस देश के बहुत बड़े रतन को हमने गंवाया है, तो उसके लिए हम शोक भी प्रकट करते हैं। ये भी बहुत कुछ उस व्यक्ति ने, टाटा साहब ने बहुत कुछ अचीव किया अपने लिए और देश के लिए। तो वो अब जब नहीं रहे हैं तो उसकी बड़ी एक कमी जो है वो महसूस होगी, तो उनको हम श्रद्धांजलि भी देते हैं। अमिताभ बच्चन साहब के लिए कहेंगे कि बस और अच्छा काम करें, और हो सके उनका काम एंटरटेन करना है तो एंटरटेन करते रहें। उनसे कोई सामाजिक सरोकार की हम लोग अपेक्षा नहीं रख सकते। वो मनोरंजन करते हैं तो मनोरंजन करते रहें, और क्या कहें। तो इसके साथ अब आज जो है आज के विषय पर बात करना शुरू करेंगे। आप जानते हैं हम लगातार 2 दिन से हरियाणा चुनाव, और उसमें भी आपने कल वाला प्रोग्राम जो देखा डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब के साथ, उसमें हमने पूरी तरह से वो पोल खोल दी। गर्ग साहब ने खोली, हम तो जरिया थे। बेसिकली गर्ग साहब ने कह दिया कि कैसे इस चुनाव के जो परिणाम है उसमें जोल हुआ है ना। उन्होंने सब खोल बता दिया कैसे पड़े पड़े जो है 48 घंटे में 7% के आसपास वोट बढ़ जाते हैं, और जो परसेंटेज ही दिखाया जाता है, हर चीज उपलब्ध होने के बावजूद भी ना इतने वोट गिरे वो बताया जाता है, और फिर उसको बढ़ा दिया जाता है, और यह बढ़ जाता है। तो कैसे ये चुनाव भी जो है एक तरह से हम तो कहते हैं बिल्कुल खुल के, हमको इस बात में ये कहने में कोई डर नहीं है कि हमको हमारे हिसाब से ये रिग्ड है, ये मैनिपुलेटेड है, ये मैन्युफैक्चर्ड रिजल्ट है। अब जब हम ये बात करते हैं तो हमने ये भी बात कही थी राजू पारुलेकर साहब से बात करते हुए कि भाई कांग्रेस कर क्या रही है इसमें। आप चिट्ठियां लिख रहे हैं, जयराम रमेश साहब चिट्ठियां लिखते रहते हैं, है ना। फिर वो अभी एक वो केसी वेणुगोपाल साहब को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह से वहां, हालांकि वो बड़ा निजी मामला है लेकिन फिर भी जिक्र करेंगे जरूर कि उन पर ये एक वहां के बड़े पत्रकार ने आरोप लगाया कि कुछ कुछ काफी पार्शियलिटी दिखाई गई एक महिला के प्रति, और उसके चलते बहुत सारा वहां पे खेल बिगड़ा है। हम आज भी ये सवाल करना चाहते हैं, हमारे साथ मेहमान हैं उसको जोड़ लेंगे। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि हुड्डा को बुला के आप अगर इसको जो है वो हड़का देंगे, झुकाएंगे, परिणाम जो भी आया है उसको लेकर जिम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन अब असल में जो गड़बड़ी हुई है, मैं राहुल गांधी साहब की बात कर रहा हूँ, और उन्हीं को संबोधित करते हुए ये हम आज बात करने वाले हैं कि आप राहुल गांधी साहब क्या कर रहे हैं, जिस गड़बड़ियों को लेकर आप चुनाव हारे हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से हम कह रहे हैं कि चुनाव ये परिणाम मैन्युफैक्चर हुआ है, ये मैंडेट मैन्युफैक्चर मैंडेट है, इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? कि अभी भी आप जो है जयराम रमेश साहब को ये कहते रहेंगे कि आप चिट्ठियां लिखते रहिए, या आप इसके बारे में कुछ करने जा रहे हैं? ये इस मुद्दे पर हम आज बात करने वाले हैं, और हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ विचारक, राजनीति के अच्छी तरह से जानकार और लगातार नजर बनाए रखते हैं, जो कि अरुण शर्मा जी, आप सब उनसे परिचित हैं। एक इससे वाले प्लेटफॉर्म पे हमारी बातचीत उनसे हुआ करती थी। अब आपसे बात करते करते पता नहीं क्यों ये लाइट जो है वो इधर उधर हो रही है, लेकिन ठीक है, अब ठीक लग रहा है कि स्थिर हो गई। तो अरुण शर्मा जी को हम जोड़ रहे हैं, और इस मंच पर वो पहली बार आ रहे हैं, तो वो जितना हमारा मंच है उतना ही उनका भी मंच है, हम सभी का मंच है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इस विषय पर कि क्या अभी भी कांग्रेस और राहुल गांधी हरियाणा चुनाव, सिर्फ हरियाणा चुनाव नहीं, बहुत सारे चुनाव में जो जो बेसिक झोल है, जो धांधली है, जो गड़बड़ी है, क्या वो अभी भी उसको एड्रेस करते हुए आपको नजर आ रहे हैं क्या? और अगर आ रहे हैं तो कैसे, और नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे आपको क्या लगता है? इस पर आज बात करेंगे छोटी सी। जी सर। जानी भाई, आपको पहले बहुत बहुत मुबारक। आपने एक नया प्रकरण शुरू किया है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि जैसे आप पहले निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहे, और आप मशहूर हैं सामाजिक व्यवस्था में जो प्रश्न खड़े होते हैं उनको आगे लाने के लिए। तो पहले आपको बधाई, और दूसरा ये कि हमारे देश के बड़े वरिष्ठ
उम्र से भी और इंडस्ट्री में भी जिनका बहुत अच्छा नाम था। सही मायने में हमने एक ऐसा रतन खोया जिसकी कमी शायद दूसरा कोई पूरा ना कर पाए। और जहां तक उन्होंने सामाजिक सरोकार की बात की, खुद भी बहुत अच्छे उनके अनुभव हमने कल रात को भी हमारे वरिष्ठ साथी हैं उनके मुंह से सुने। तो अफसोस है और ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अब आपने विषय चुना है आज कि क्या ये झोल है। जानी भाई, ये झोल तो है, इसमें तो आपसे इत्तेफाक रखता हूं मैं और मेरी कोई दूसरी राय नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि झोल है, और झोल ऐसा है जो बाहरी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बाहरी लोगों को ये लग रहा है कि कांग्रेस की कमियां रही, कांग्रेस ने सही समय पर सही जो एक्ट या एक्शन लेना चाहिए था, जो उसके पास रिएक्शन पहुंच रहा था अलग अलग वर्गों द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, तो वो उस पर एक्शन नहीं ले पाए। जैसे कि उन्होंने समय पर जो स्टेज पर हाथ मिलाया, वो हाथ तो मिलाया उन्होंने, वो तो ठीक है, वो तो दुनिया ने देख लिया, परंतु क्या वो नजरें मिला पाए? अगर मैं आपके आज ऑफिशियल पे बैठा हूं और मैं आपसे नजर ना मिलाकर बात कर पाऊं, तो इसमें शर्मिंदगी किसको है? जी मतलब आप हाथ मिला रहे हैं और आप नजर नहीं मिला रहे, इसका मतलब अंतर मन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी कमी हमें महसूस हो रही है। और वो कमी रिजल्ट्स में देखने के बाद परिणाम के रूप में सामने आई। कांग्रेस ने नो डाउट 11% अपने वोट बढ़ाए, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी के संसाधन होने के बावजूद, उनके स्टार प्रचारक, इतने ज्यादा स्टार प्रचारक होने के बावजूद, पूरे देश में उनके 15-20 मुख्यमंत्री हैं, उन सबको झोंकने के बावजूद जो वोट परसेंटेज है उसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा अंतर आया हो, मैं उसको नहीं मानता। क्योंकि 1% से अगर नीचे है तो इसको इसको बहुत बड़ा अंतर मानना, और फिर जब आप 11% की लंबी छलांग मारकर आए तो मुझे लगता है कि वो उतना उचित नहीं है। और जहां तक बात है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि 43% के करीब इनको वोट मिलेगा और इनको जो है वो 37% मिलेगा। 6-7% का जो फर्क आया है और जो वोट बढ़े भी हैं, एक्चुअल में वही कहानी है जो हमको और आपको और जनता को भी समझ में आ रही है। आज आप देखें, मैंने एक चैनल पे कहा है कि बीजेपी जीत का जश्न नहीं, जीत की 13वीं मना रही। बिल्कुल ऐसे है, मुंह पर मायूसी है, फिक्र है आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा। क्योंकि जितनी चालबाजियां, जितनी चालाकियां वो कर रहे हैं, जितनी मेलाफिक प्रैक्टिस वो कर रहे हैं, उतनी मेलाफिक प्रैक्टिस से लंबे रेस का घोड़ा नहीं चला करता। हाँ, ये बात ठीक है कि धोबी का गधा जो है उसको घर से घाट तक जाना है, तो घर से घाट तक जाएगा और वहां से कपड़े जब धुल जाएंगे तो वापस ले आएगा, ये बात ठीक है। परंतु जहां तक बात है लंबी रेस के घोड़े की, तो जहां तक मोदी साहब की बात है या राहुल जी की बात है, मुझे जब हमारा एक मंडल गया था उनसे मिलने के लिए राहुल जी से, तो मैंने उनको दो बातें कही थी। उन्होंने मुझसे पूछा था निजी तौर पर कि आपने बीजेपी या आरएसएस को क्यों छोड़ा और आप चाहते क्या हैं? तो मैंने उनको बड़ा क्लियर कहा था कि राहुल जी, हमें आपसे शिकायत नहीं है, हमें आपसे हम आपको सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि उसके बिना कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तो आप समय पर जो एक्शन आपको लेना चाहिए एज ए सुप्रीम पावर, वो आप लेते नहीं। मतलब अगर कोई बात प्रूव्ड पता चल गई, एक बार पता लगी, दो बार पता लगी, तीसरी बार पता लगी, परंतु आप उस पर एक्शन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? वो राजनीतिक कारण है, भौगोलिक कारण है, या प्रदेश टू प्रदेश डिफरेंट करते हैं, वो आप नहीं लेते, पहली बात। दूसरी बात, आप बहुत देर कर देते, बहुत चीजों को बहुत सोच विचार करने के बाद
आप उस पर जी अभी अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं, जो कि नुकसान जो होना होता है वो हो चुका होता है, जैसा कि अभी हरियाणा में आपको देखने में आया। और मेरा जी मानना यह है कि हरियाणा का नुकसान जो है वो महाराष्ट्र पर भी जाएगा, छत्तीसगढ़ पर भी जाएगा, आने वाले बिहार के चुनावों में भी जाएगा, दिल्ली के चुनावों में भी जाएगा। मतलब एक पायदान आपको बैकफुट होकर खेलना पड़ेगा। जी और जब आप एक कदम बैकफुट पर जाकर खेलते हैं तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं। और अगर आप जी एक कदम आगे बढ़कर खेलते हैं, फ्रंट फुट पर खेलते हैं, तो आपके साहस की, आपके पराक्रम की वहां देखने को परिलक्षित होती है कि आप में कितना साहस है, कितने आप कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कितने आप कर्मठ जी नेता हैं। तो मेरा मानना जी यह है कि झोल तो है, और झोल किसी रूप में सामने आ रहा है। वो उसके कारण बहुत सारे हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं कह देता हूं, उन्होंने जैसे ही चुनाव हुए उन्होंने एक फैसला अंतर्मन में कर लिया कि मैं किसी की टिकट नहीं बदलूंगा। मतलब उसकी परफॉर्मेंस को बांचने का काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा जीता हुआ कैंडिडेट है। और ये हवा कह रही है कि कांग्रेस जीतेगी, और कांग्रेस जीतेगी तो हम जीते हुए कैंडिडेट को क्यों बदलें। उनकी धारणा ठीक थी, परंतु जनता में उनकी छवि ठीक नहीं थी, इसीलिए उनके 15 कैंडिडेट हार गए 31 में से। अब ये कैंडिडेट बदलना ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, मतलब ये मैनेजमेंट वाला फैसला है। बीजेपी ने ये काम किया, उन्होंने अपने आधे कैंडिडेट बदल दिए, जिनकी एंटी इनकम्बेंसी जिनके बारे में थी। परंतु कांग्रेस ने ये नहीं किया। कांग्रेस ने और न और क्या क्या नहीं किया। वो जो उनके लोग तरह तरह के इधर उधर बयान देते हैं, उनको भी नहीं रोका, उनको रोकना मैं चाहिए था। जी मैं अरुण जी, वो सब तो है, ये सब है, ये क्या है, गुजराती में हमारे यहाँ एक कहावत है, उसका पता जी नहीं हिंदी में कैसे करूं। आ, इसका हिंदी बड़ा मुश्किल है लेकिन नहीं नहीं, बताएं एक आप। एक, एक इसके साथ इसको जोड़ सकते हैं, या तो जैसे वो हिंदी में कहते हैं कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई जब खेत। चिड़िया चुग गई। जी तो ये चिड़िया खेत चुग गई, उसके बाद की सब बात, मैं ये नहीं कह, मैं कुछ और, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि भाई, जब आपको पता है और पता चल भी रहा है, मेहनत जो है वो गर्ग साहब जैसे लोग कर रहे हैं, है ना, मैं और राजू पारोलेकर और बाकी बहुत सारे स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले भी लोग जो है वो कर रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको विद प्रूफ कि आपका इलेक्शन रिजल्ट जो है वो मैन्युफैक्चर्ड है। ये सब आपको आप ये जो अभी हम आप जो बात कर रहे थे, वो वो सब चीजें पर्सपेक्टिव खड़ा करने के लिए आपके पास होगी कि ये इतना वोट काट लिया, यहाँ पे आपने ये एडमिनिस्ट्रेटिव गलती कर दी। हर चीज होने के बावजूद भी एक चीज समझ, 2019 में ये अपने दम पे सरकार नहीं बना पाए थे। 2019 में मोदी साहब जो है वो जिस तरह से लोकसभा के चुनाव जीते थे पुलवामा के बाद, तो बहुत बड़ी लहर थी। उस लहर के बावजूद भी वो अपनी वहां पे स्वतंत्र रूप से सरकार नहीं बना पाए थे। ये चौटाला जी की पार्टी थी, उनका उनको सपोर्ट लेना पड़ा, उप मुख्यमंत्री उनको रखना पड़ा 4.5 साल तक। अभी इस वक्त हर चीज उनके खिलाफ थी, हर चीज। कांग्रेस चाहे कितना भी मिसमैनेजमेंट कर ले, हर चीज जब इनके खिलाफ थी, हर मतलब आप वो डिटेल में मैं और आप सब, मैं और आप जा चुके हैं पहले भी अलग अलग कार्यक्रम में। इसके बावजूद ये परिणाम जो है वो इसलिए हलक से नीचे नहीं उतरने चाहिए, क्योंकि साथ में सामने प्रूफ है कि वोटिंग के को जो रिजल्ट में जो जो परसेंटेज दिखाए जा रहे हैं, वो गिनती के 11 घंटे पहले वो बढ़ के तकरीबन तकरीबन 7% बढ़ जाते हैं। वो कैसे बढ़ेंगे सर? जैसे हमने लोकसभा में कहा था, है ना, कि जो 5 करोड़ 13 लाख के आसपास वोट बढ़ गए, पड़े पड़े कैसे बढ़ गए? ये वोट बढ़ गए हैं, कैसे बढ़ गए? और वो जो जो 39 पॉइंट समथिंग का है कांग्रेस का और बीजेपी का, उसमें कुछ परसेंट, कुछ पॉइंट परसेंट है फर्क। पॉइंट ये 80% का फर्क। 0.80% है। और उतने ही वोट आप अगर देखेंगे तो उतने ही वोट कुछ बढ़े हैं, 13 लाख के आसपास के वोट बढ़े कुछ, ठीक है।
जो बीजेपी के को फायदा करता है। वोटों में अंतर बीजेपी और कांग्रेस में 1,20,000 का है मात्र। ठीक है, तो वो वहां पे और जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो जो बढ़े हुए वोट परसेंटेज का, अगर वो भी आप देख लें, गर्ग साहब ने वो भी बड़ी बहुत ही बारीकी से समझा है इस चीज को। जब हम लोगों के सामने ये, जब हम इस चीज को खोल के रख सकते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी है। दुख लोगों को क्या है शर्मा जी? दुख ये है कि जिन जिन लोगों ने ये परिवर्तन के लिए वोट किया था, कांग्रेस उन लोगों की भावनाओं को रेसिप्रोकेट करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लोगों को दुख ये है, नागरिकों की पीड़ा ये है। बहुत सारे लोगों से बात हुई, तो कांग्रेस ये गड़बड़ी को एड्रेस क्यों नहीं कर रही है? वो क्यों सिर्फ ईसीआई को खत लिखकर बैठ रही है? बस वो अपना काम हो गया। भाई पॉलिटिकल पार्टी है आप, अगर आप इसको आगे नहीं लेके जाओगे, इसको कैसे भी करके आपको लड़ना पड़ेगा। ये गड़बड़ी को लेकर, धांधली को लेकर आपको लड़ना पड़ेगा। आप ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली आपने जो गलत वहां पे चीजें हुई, नेताओं के द्वारा जो हुई, उसको आप एड्रेस करते रहिए। लेकिन ये जो है झोल, इसके इसके बारे में क्या करेगी कांग्रेस? कुछ करती हुई नजर आ रही है आपको क्या? जहां तक कांग्रेस के करने की बात है, इस बार जानी भाई मुझे ऐसा लगता है, जो अंदर के सूत्रों की खबर है, इस बार कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली 20 सीट्स को लेकर। जो 7 सीट की डिमार्केशन उन्होंने कर ली है, 13 सीट की बाकी है। 13 सीट में एविडेंस जो है, इसका एक टाइम होता है जो हमारा चुनाव आयोग देता है, उतने देर तक वो पेटी को संभाल कर रख सकते हैं। शायद 40 या 45 डेज इस तरह से है। उस दौरान जो है, जैसे एक सुझाव भी आया था, भाई आपको किसी पोलिंग स्टेशन पर लगता है कि 600 वोट कास्ट हुए, मतलब 60% कास्ट हुए, 1000 वोट थे, तो 600 में आपको लगता है कि आपको 400 मिलने चाहिए थे, तो उस एरिया के सभी लोगों का आप एफिडेविट ले लें। ये एक सुझाव आया था बीच में, और उसको लेकर फिर उनके एफिडेविट सबमिट किए जाएं। परंतु मुझे लगता है कांग्रेस कुछ और भी गड़बड़ियां उनके हाथ में इस बार लगी हैं, क्योंकि ये पहले से चौकन्ने थे, और ये उनका बयान भी था हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का कि हम मैनेज कर लेंगे। तो मैनेज जीत को कैसे किया जाता है वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और मैनेज जो उन्होंने उसमें लोकसभा के चुनाव में भी जो मैनेज किया, वहां भी जो मैनेज हुआ, उसकी वजह से 79 सीट आज भी हमारे जैसे जो आलोचक हैं वो आज भी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। अब होता क्या है, क्यों राहुल जी एक्शन नहीं ले पाते? क्योंकि आप देखें, उनको चारों तरफ से घेरा गया। 24 केसेस उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस में एक ऐसे अकेले व्यक्ति पड़ गए हैं जो निष्ठा से, ईमानदारी से और एक विचार को लेकर चल रहे हैं जो कांग्रेस का है। वो उन सारी मेलेफिक प्रैक्टिसेस को नहीं करना चाहते। जो छवि आज उन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद अपनी सुधार कर बनाई है, बीजेपी ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, परंतु उन्होंने अपनी छवि को बगैर पैसे खर्च किए, अपने व्यवहार से, अपने विचार से, कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको आगे लाकर उन्होंने उसको शुद्ध किया है। और जहां तक बात है कि हरियाणा की जनता को, मैं तो समझता हूं बहुत ज्यादा अफसोस है। जानी भाई, हत्या किसकी हुई है? इसमें लोकतंत्र की हत्या के साथ साथ जनता से जुड़े प्रश्नों की भी हत्या हो गई। अब बात यह है कि जब आप धरातल पर काम करते हैं लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए, आप देखें महाराष्ट्र में बीजेपी बर्तन बांट रही है। बर्तन बांटना, ये रेवड़ी पहली बात। जो व्यक्ति ये कहता हो कि आप परजीवी हो, आप फलाना हो, और आप कहते हैं कि ये रेवड़ी कौन बांट रहा है सर? अभी 3 दिन पहले बर्तन बांटे गए हैं, शिंदे साहब ने खुद ये काम किया है। तो मेरा मानना यह है कि जब सामने वाला इतना ज्यादा शातिर हो और वो राजनीति में प्रतिद्वंदी को प्रतिपक्ष ना मानकर दुश्मन मानता हो, तो मुझे लगता है कि उससे जीत पाना एक साधारण विचार वाला व्यक्ति शायद उसका पार नहीं पा पाएगा। मुझे स्मरण आती है आपकी एक वीडियो, जिसमें आप एक हाथ से ऊपर पकड़े हुए और एक हाथ से आप माइक लेके मोदी जी से पूछ रहे हैं कि सर बताएं आपका क्या विचार है इस बारे में। वो मुझे भूलता नहीं है सीन। वो आपने अपने संयम से, अपनी सहनशीलता से, अपनी प्रखरता से
उनको इस बात को उनके फेस के ऊपर एक्सप्रेशन आ गया कि जानी भाई आप मुझको धर्म संकट में डाल रहे हो, मैं आपके प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। तो लास्ट में आकर आपने माइक हटाया, परंतु आपने अपना प्रयत्न छोड़ा नहीं। आपने पत्रकारिता का जो धर्म था उसको पकड़ के रखा। और पत्रकारिता का धर्म यही होता है कि हम मुंह में किसी के माइक डाल नहीं सकते, वो अच्छा नहीं लगता। परंतु जो मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी को अग्रेसिव या ऑफेंसिव होना चाहिए धरातल पर, मैं बातचीत की बात नहीं कर रहा। जैसे लोकसभा में आपने उनकी प्रखरता देखी जब वो अपना वक्तव्य देते हैं, परंतु यहां पर जो डिफेंसिव रोल उन्होंने शुरू में अपनी रणनीति के अनुसार अपने लिए अपनाया, वो तो कामयाब हो गया। परंतु अगर आप इतने शातिर आदमी से लड़ाई कर रहे हैं, जो आपको दुश्मन मानता है, आपके उनके पास जाने के बाद आप उनको कहते हैं उठो उठो मैं गले मिलना चाहता हूं, वो आपका मजाक उड़ाता है। तो ऐसे आदमी से जीत लेना मुझे लगता है वो मुश्किल काम है। अभी भी आप देखें, जो 2 भाषण उनकी चर्चा हो रही है, उसमें उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियां नहीं गिनाई, उन्होंने कांग्रेस की बुराइयां गिनाई हैं। और कहा क्या, नेहरू जी का नाम लिया जो कि 60 वर्ष पहले दुनिया छोड़ गए, 40 वर्ष पहले इंदिरा जी छोड़ गई, उनके बारे में बुराई की। अपनी उपलब्धियों को ना बता पाना। एक प्रश्न ये भी है कि आप 1000 बार मन की बात करते हैं, बल्कि मैं तो मन की बकवास कहता हूं, परंतु आप किसी के मन की भड़ास नहीं सुनते। तो ये कहां तक प्रतिशत में अगर देखा जाए, तो ऐसा रिजिड व्यक्ति जिससे आपका झगड़ा है, जिससे आपकी लड़ाई है, जिससे आपकी विचारधारा की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ऐसे आदमी से कैसे जीतोगे? और उसमें एक रोल जो है धनबल का, वो 6,980 करोड़ रुपया उनके पास बॉन्ड का है। और मैंने, आप भी बैठे हुए थे जब मैंने रहस्योद्घाटन किया था, कि बीजेपी के पास 18,000 करोड़ रुपया कैश पड़ा हुआ है। जब मंडपम में मैं 2 दिन रहा था, और 5 लाख कार्यकर्ता पेड वर्कर है बीजेपी के पास, तो बीए कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी इसका? और जो चीजें पकड़ी जा रही हैं उनका तो मुखरता। और फिर ऐसा नहीं है कि आपके पास समझदार वकील नहीं है, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं, बहुत उपलब्धियां हैं उनकी। उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस जीते हैं गवर्नमेंट से, उनके फैसलों को पलटवाया है। तो मेरा मानना यह है कांग्रेस इस बारे में काफी गंभीर है, जहां तक मेरी सूचना है। परंतु क्या वो उस पर काबिज हो पाएगी, उस बात को पलटवा पाएगी? क्या उनके चुनाव परिणाम को दोबारा से गिनती करने के लिए जज से ऑर्डर करवा पाएगी? मुझे लगता है हाई कोर्ट या चुनाव आयोग या जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो तो जाने भाई बिल्कुल, आप मुझे लगता है ज्यादा मुक्तभोगी हैं, आप ज्यादा मुझसे अच्छा जानते हैं, वो साथ देने वाली नहीं है। आपको साम दाम दंड भेद से और इस चीज के पीछे लगना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जो 4 प्रदेशों के चुनाव हैं, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे अगर आपने उनको गवा दिया। और अगर आप उनको पाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको इसी बात पर एक्शन लेना पड़ेगा, ये मेरा निश्चित मत है। और कांग्रेस इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है, ये भी मेरे सूत्रों की जानकारी है। जी। ये सुना दें, ये क्योंकि ये आप जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस की लड़ाई किनसे है, तो इनसे है। ये जो ये कहते हैं, झूठ बोलो, जी। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। ये हालांकि ताना मार रहे थे कांग्रेस को ही या तो विपक्ष को, लेकिन ये इनसे ज्यादा किसी और पे फिट नहीं बैठता है। तो लड़ाई तो जो है इन लोगों की, विपक्ष की, राहुल गांधी की, आप सबको इसमें मान लीजिए, मतलब ये सपा है या तो टीएमसी है या जितने भी विपक्ष में लोग बैठे हैं, सबकी लड़ाई तो यही महानुभाव से है, ये नॉन बायोलॉजिकल महापुरुष से है। तो यहाँ तो लड़ना जो है मुश्किल है। अगर आपने कोई, अगर उसमें मेरे जैसे जो जो पत्रकारिता करते हैं सालों से, हम लोगों के लिए क्या होता है
शर्मा जी, क्योंकि हम लोग लगातार मतलब सीधे लोगों से जुड़े हुए होते हैं ना, मतलब कि बातचीत होती रहती है, हम जाते हैं, मिलते हैं, लोग हमसे मिलते हैं, तो ये पता चलता है कि लोगों के मन में ये जो नॉन बायोलॉजिकल महापुरुष है उनके प्रति कोई अब उतना प्यार या उतनी भावना या उतना कोई उनका करिश्मा उन पर नहीं है। लोग बदलाव चाह रहे हैं। हरियाणा में भी इसलिए ये लगातार उस पर तीसरा उसी संबंध में कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों से हमने ये महसूस किया कि लोग बड़े खफा हैं। खफा एक तो ये है कि उन्होंने जो मैंडेट दिया था वो रिजल्ट आया नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि इसलिए भी गुस्सा है कि भाई अगर हम दे रहे हैं कांग्रेस को जिताने के लिए हरियाणा में वोट, और कांग्रेस हार के भी जो है सिर्फ अगर खतें लिख रही है, चिट्ठियां लिख रही है, अगर कोई सॉलिड एक्शन, तो फिर हम कितनी बार कांग्रेस को जिताने के लिए वोट देंगे, उतनी बार कांग्रेस तो जीतेगी। या तो कोई और यहाँ कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है सपा हो सकती हो, बात हो रही है, मतलब यहाँ विपक्ष की बात हो रही है। तो लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन भी है, गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है कि यार हम देंगे वोट, अगर वो जीत ही नहीं पाएंगे तो फिर हम क्या करें, मतलब हमारा सुध-बुध कौन लेगा? हमारी जो जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, हमारी जो समझ है, जो हम चाहते हैं, वो तो कहीं कैटर हो ही नहीं रही है ना। ये गुस्सा लोगों का है, ये दुख भी लोगों का है। इसलिए ये बात हम लोग आज कर रहे हैं। मैं आपको और जोड़ देता हूं जो आपने बात कही है, बल्कि यहां तक है कि अगर कांग्रेस की 46-47 सीट आ जाती तो भी बीजेपी पार्टी जैसी है वो एमएलए खरीद लेते, जैसे कि मध्य प्रदेश में किया, गोवा में किया, बहुत जगह उन्होंने किया, 11-12 सरकारें गिराई हैं और वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। और बांटना और परिवारों में दरार डालना, आपको शायद पता नहीं है, 93 से लेकर 2000 तक मैंने मोदी जी को सैकड़ों बार झंडे वाला में आमने सामने देखा है। आप ये देख लें कि ज्यादा मुझसे 5 फुट या 7 फुट दूर बैठे होंगे, पर मैंने उनको सैकड़ों बार देखा है वहां पर। यह बात बिल्कुल ठीक है कि अगर उन्होंने झूठ ना बोला होता तो शायद गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनना उनके लिए बहुत दुष्कर कार्य होता। झूठ बोलकर ही वो आगे आए हैं। किस किस की टांग खींची, गुजरात में आप रहते हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। अगर एक व्यक्ति उनके लिए सीट खाली नहीं करता तो वो उसका परिणाम क्या होता है, वो सवेरे सैर करने जाता है और मारा जाता है। ये तो आप मुझसे बेहतर ज्यादा अच्छा जानते हैं। ऐसे व्यक्ति से सुलझना, उलझना तो ठीक है, उलझ तो लो, परंतु ऐसे व्यक्ति से सुलझना यह दुष्कर कार्य है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, वो ये कि मोदी जी ये कोई आज ऐसे हो गए, ऐसा नहीं है। मोदी जी अपनी टीन एज मतलब 13 साल की उम्र के बाद से ही ऐसी है। जैसे उनके मन में सनक सवार हुई कि मैं शादी में बंधन में नहीं फंसूंगा। जबरदस्ती शादी करने के बाद जब वो भाग गए और उन्होंने जो जो अपने बचपन में किया वो सब मैं उनका चर्चा में नहीं जाना चाहता, परंतु मेरा मानना यह है कि जब व्यक्ति इतना ज्यादा मतलब उसके लिए नैतिकता, या बल्कि अब तो सुनने में यह भी आ रहा है कि एक्सटॉर्शन का जो पैसा उनके पास आता है उसमें उग्रवादी भी शामिल हैं, उग्रवादियों का पैसा भी उनके पास आ रहा है। पीएम केयर फंड जब निकलेगा तो बहुत सारी बातें बाहर आएंगी, जैसे कि अभी आपने देखा कि एक दवाई बनाने वाली कंपनी को जब वो दिया गया तो उसका पैसा उनके पास आया और उन्होंने धमकियां, नोटिस देने के बाद 50 लाख रुपया लिया, 50 करोड़ रुपया लिया। तो ऐसे व्यक्ति से सुलझना मुश्किल है, उलझना तो बहुत आसान है। परंतु जहां तक मैं समझता हूं, इसको ये कहते हैं ना कि एक रामायण में क्या एक शास्त्र भी ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साहस से, पूरे कॉन्फिडेंस से अगर एक झूठ को 100 बार बोले तो वो सच भी हो जाता है। मैं आपको याद कराता हूं, जब वो हाथी मारा जाना था तो युधिष्ठिर को कहा गया कि आप बोलो उनका नाम लेके, तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। परंतु
ये समझ चुके थे भगवान कृष्ण कि अगर ये युधिष्ठिर नहीं बोलेगा, तो उन्होंने कहा आप उनके पुत्र का नाम मत लो, आप, क्योंकि वो हाथी भी था, उस हाथी का भी नाम था। तो वहां पर एक, जिसको हम कहते हैं आज के भाषा में, मॉडर्न भाषा में, कि पॉलिटिकल गिमिक, एक ऐसी रणनीति अपनाई गई जिससे कहते हैं कि वो भी मर गया और आपका तरकश भी बेकार नहीं गया, मतलब तीर भी वापिस आ गया और आपका शिकार जो है वो शिकार भी आपने कर लिया। तो मेरा मानना यह है, अगर मोदी जी के साथ आपको चलना है तो आपको इन्हीं सारी, जो भगवान कृष्ण कहते हैं ना, हम भगवान कृष्ण के लिए क्या कहते हैं, ये तो आदमी कभी सीधा भी नहीं खड़ा होता, टेढ़ा मेढ़ा खड़ा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि संसार ही ऐसा है, मोदी जी ही ऐसे हैं, जन्मजात है, डीएनए है उनका, कि वो जो बात करेंगे टेढ़ी बात करेंगे, जिस बात को करेंगे नफरत के साथ करेंगे, जिस बात को करेंगे बदला लेने के लिए करेंगे। तो ये भावनाएं उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई हैं। तो जब उनके सामने आपने अपनी राजनीति को चमकाना है, तो जानी भाई, जब गंदगी साफ होती है ना, तो बड़ी, मुझे हेजिटेशन से बात कर रहा हूं मैं, उस गंदगी में उतरना पड़ता है, उतरे बगैर नहीं होती। इतने शुद्ध विचार रखकर आप किसी व्यक्ति का मुकाबला कर पाएंगे। मैंने उनसे कहा भी था, मैंने कहा आप एक्शन क्यों नहीं लेते समय पर, जब राहुल जी से बात हो रही थी, और उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि आपने आरएसएस छोड़ी क्यों। मैं तो मुख्य शिक्षक रहा हूं, 8 महीने मैं भी जेल में रहा हूं। लोग आज हरियाणा ही में जो 8 महीने जेल रहा, वो तो पेंशन ले रहा है, मैं तो पेंशन भी नहीं ले रहा। तो मेरा मानना यह है कि जिस व्यक्ति को पहले दिन मैंने भाप लिया था, जिसकी रणनीति मुझे पता थी, मैंने वहां पर बहुत छोटे छोटे काम करते हुए मोदी जी को देखा है अपनी आंखों से, क्योंकि मेरे पिताश्री के एक मित्र हुआ करते थे जो वहां के इंचार्ज होते थे। तो मेरा मानना यह है कि आपको ऑफेंसिव होना पड़ेगा, डिफेंसिव होकर आप इस बैटल को नहीं जीत पाएंगे। और ऑफेंसिव होने का मतलब यह है कि जो आपके मन की भावना है, जो मेरे मन की भावना है, जो हरियाणा के जनता के मन की भावना है कि हमने वोट दिया और आप उस दिए हुए वोट को भी संभाल कर नहीं रख पाते, जैसे कि सरकारों को खरीद लिया जाता है, और अदरवाइज आप जीती हुई बाजी को कैसे हार जाते हो, कैसे शकुनी अपने पासों को पलट लेता है। तो यही बात जो है, इसी पे अब सारा जोर है। और कांग्रेस के ऊपर जानी भाई बहुत प्रेशर है। भले ही आपकी सीधी पहुंच राहुल जी तक ना हो, परंतु मैं विश्वास से कह सकता हूं, जो आपने ये 2 एपिसोड किए हैं वो उन तक पहुंचाए जाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल दावे से कह रहा हूं। आपकी कोई भी बात जो आप अपने चैनल पर अपनी मेहनत से सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बड़ा विशुद्ध विचार है, वो बिल्कुल सत्यता के बिल्कुल निकट है। इसलिए एक्शन लेने में हो सकता है, क्योंकि अभी 45 डेज का जो टाइम होता है, उसमें इनको सारे पेपर्स बनाने, अपने वकीलों से कंसल्ट करना, रिट बनानी, ये सब कुछ करने में समय लगेगा। अभी भी हमारे पास वो जो उन्होंने जयराम रमेश ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 5 बजे की थी, उन सब के लिए भी उन्होंने चुनाव आयोग से, वो आज शाम को 4 बजे खत्म हो रहा है समय, वो अभी भी समय है उसके लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो भावनाएं हैं वो बड़ी पवित्र हैं, हमारी भावनाएं जनता के समस्याओं से जुड़ी हुई हैं कि बेरोजगारी का क्या होगा, हरियाणा में जो उसका है, मिलिट्री में जो बच्चे जाते हैं उनका क्या होगा, शिक्षकों का क्या होगा। तो ये प्रश्न हमें कचोटते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस हारी हुई बाजी को अगर पलट गई है, एक ऐसा मौका था जब सरकार को बदला जा सकता था, तो राहुल जी कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। दरअसल बात यह है कि ऐसे 4, अब देखें आप कि मोदी जी के साथ कौन कौन है, नड्डा साहब हैं, शाह साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, और यूपी के अंदर योगी जी हैं। ऐसे ऐसे शातिर लोग हैं जो लोकसभा के अंदर, जिनको मैंने रोते हुए देखा है, और बाहर आकर वो 302 के केस वापस ले लेते हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर। तो ऐसे लोगों से जब आपका मिलाप होता है, जब भिड़ते हो आप ऐसे लोगों से, तो बहुत सतर्कता भी बरतनी पड़ेगी। एक चीज मैं जानी भाई आपके मंच से और कहना पसंद करूंगा, वो ये कि अपनी रणनीति को अगर कांग्रेस खुले में ना बताया करे, अपने जो प्रवक्ता हैं
उनको थोड़ी सीमा बांध दी जाए तो भी बात उचित होगी, क्योंकि हमारे जो कांग्रेस के रणबांकुरे हैं ये थोड़ा ज्यादा बोल देते हैं और अपनी रणनीति को बाहर निकाल देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो, चीजें ऑफेंसिव हो, अटैकिंग हो, तो राहुल जी ज्यादा कामयाब हो पाएंगे और इस लड़ाई को जो हार गए हैं इसको दोबारा से रिवाइव महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और दिल्ली में कर पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैं ये चाहता हूं कि इसमें जो सोशल मीडिया है या हम जैसे लोग हैं वो भी सहयोग करें, हम सही को सही कहें और गलत को गलत कहें और बगैर किसी डर के कहें। जैसे कि आप भी अपने समाज की जो समस्याएं हैं वो आप यदा कदा उठाते ही रहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपने जो आज ये प्रोग्राम किया है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और कांग्रेस को इन सब चीजों से जो सामने आ रही है, प्रत्यक्ष सामने शीशे की तरह सामने आ रही, उन पर एक्शन लेना चाहिए, जल्द लेना चाहिए, प्रॉपर लेना चाहिए, स्ट्रांग लेना चाहिए और इस पर खुले मन से विचार होना चाहिए। एक मीटिंग करने के बाद आप इसको समाप्त कर दें, ये मैं इसको उचित नहीं मानता। एक दो बार और बुलाएं, हरियाणा के लोगों को बुलाएं, जो आपको कमियां आइडेंटिफाई हो गई हैं, उनको खुले मन से ओपनली दूर करें, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को किसी व्यक्ति से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कमलनाथ नहीं रहेंगे तो कांग्रेस मर थोड़ी जाएगी, बात सही है। कांग्रेस तो जिंदा रहेगी ना। तो मेरा मानना यह है कि आपका बहुत सुंदर विचार है और आपने अच्छे प्रश्न किए हैं, बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। और आपके मैंने दोनों जो आपने राजू पारोलकर के साथ प्रोग्राम किया था वो भी मैंने देखा है। और ये जो कांग्रेस रिश्तेदारियां अपनाती है ना सर, मैं आपको एक सीक्रेट और बता देता हूं। अजय माकन के दादाजी, बताओ, ओम प्रकाश माकन जी जो हैं, ललित माकन जो इनके सगे चाचा जी हैं, जिनकी हत्या हो गई थी, गीतांजलि जो हमारे प्रेसिडेंट की बेटी थी, और ये जो अशोक तंवर साहब हैं ये इनके जीजाश्री हैं। तो इस परिवार का और मेरे घर में पहाड़गंज में जहां मैं बचपन में रहा करता था 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था और इनके घर से 20-25 मकान दूर मदनलाल खुराना रहा करते थे। उस समय और था जब रिश्तेदारियां निभ जाती थी, पार्टी में एक भाई कांग्रेस एक भाई बीजेपी में हुआ करता था। आज ये सब कुछ नहीं चल रहा। आज हमें अपनी रिश्तेदारियां नहीं, हमें अपनी पार्टी को बचाना है जो कि 140 वर्ष पुरानी है। हम किसी का लिहाज ना करें, लिहाज करेंगे तो कांग्रेस को हम मेन स्ट्रीम पर नहीं लेके आ पाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत खुल के स्पष्ट विचार रखे आपने। और मैं भी सहमत हूं कि राहुल गांधी बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी अड़चनें हैं आसपास में, वो उन अड़चनों से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों की, देश के नागरिकों की अपेक्षाएं बहुत बड़ी मात्रा में उनसे जुड़ चुकी है, तो वो बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद। तो आपने सुना दोस्तों, आपने बातचीत सुनी, लंबा थोड़ा हुआ है लेकिन विषय ऐसा है कि इस पर थोड़ी बात जो है विस्तार से करना जरूरी हो जाता है, तो हमने की। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है कि कैसे मोदी साहब की इस मायाजाल के खिलाफ लड़ना चाहिए, क्या तरीके हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि जब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में इस चुनाव को लेकर जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उनके उनकी इनकी ये जो याचिका होगी, इनकी जो फरियाद होगी, कैसे उस पर अपनी अपनी बात सोचेगी और एक्ट करेगी? आपको क्या लगता है? और आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो कि बहुत अच्छी एक कोशिश कर रहे हैं देश के लोगों से जुड़ने की, अगर इसी तरह के चुनाव जो कि मैन्युफैक्चर्ड और रिग्ड हो जाते हैं उसको अगर जीतना हो और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना हो, क्योंकि वो चाहते भी हैं, दिखता है, क्या करना चाहिए? आप हमको लिख के जरूर से बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए। और हमारा जो चैनल है भाई, ये हमारा नहीं है, आप सबका है, तो इसको आप, जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।